Hello friends, welcome to Arbindu classes. Today we are going to discuss the current affairs of last 4 days 16, 17, 18 और 19 तारीख के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं आगामी एग्जाम्स के लिए वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एंड आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है, बस आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इट विल मीन ए लॉट टू मी। सो आज का पहला न्यूज़ है टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया। भारत के टॉप ऑयल सप्लायर में अब इराक नहीं रहा, जो कि पहले हुआ करता था। नवंबर महीने की जो डेटा सामने आए हैं उनमें पहली बार रशिया इमर्ज हुआ है एज द टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया। इसके पहले इराक हुआ करता था। अब हम इराक की बात कर रहे हैं। रशिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। रशिया की मैपिंग मैंने ऑलरेडी करा रखी है। एंड इराक की बात हम कर रहे हैं तो हम बड़े मैप पे देख लेते हैं इराक के आसपास के कुछ जगहों को, कौन से पड़ोसी देश हैं, क्या यह लैंडलॉक्ड है या फिर बाउंड्री लगता है इसका। हम न्यू दिल्ली से इराक की तरफ चल रहे हैं। इराक इंडिया के वेस्ट में स्थित है। यह मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है। एंड इसके साउथ में आपको देश मिलेगा सऊदी अरबिया। एंड इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक देश है कुवैत। इसके वेस्ट में आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। ये देश जो है यह है जॉर्डन। एंड इसके वेस्ट में ही आपको सीरिया भी देखने को मिलेगा। इसके ईस्ट में आप जब जाएंगे तो जो देश है वह है ईरान। ईरान का कैपिटल तेहरान, इराक का कैपिटल बगदाद। एंड जब हम इसके नॉर्थ में जाते हैं तो इसकी बाउंड्री हमें टर्की से भी लगती हुई दिखती है। अब हम देखते हैं अगला न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द इन्वायरमेंट। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 सेलिब्रेट किया गया 14 दिसंबर को। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑन 14 दिसंबर। इसका पर्पस था टू शोकेस द अचीवमेंट्स ऑफ द नेशन इन एनर्जी इफिशियंसी एंड कंजर्वेशन। और इस ओकेजन पे हमारे राष्ट्रपति ने पुरस्कार भी दिया था, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। एंड एक पोर्टल भी लॉन्च किया, ईवी यात्रा पोर्टल। इस पोर्टल के तहत क्या किया जाएगा, जैसे हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया जा रहा है, तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पे होंगे तो उनको चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी चाहिए होंगे। तो आपको इस पोर्टल के द्वारा मदद की जाएगी कि आप नेविगेट करके नियरेस्ट जो भी आपका पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जर जहाँ कहीं भी हो वहाँ पहुँच सकें। यदि हम बात करें इस अवार्ड के बारे में, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने इसे 1991 में शुरू किया था। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। ईरान को भी हाल ही में एक्सपेल कर दिया गया है एज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन से। अभी यह है क्या, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। तो दिस इज द प्रिंसिपल गवर्नमेंटल बॉडी विच इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। और यह जो कमीशन है यह डायरेक्टली फंक्शन करता है अंडर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन। यूएन के जो भी प्रिंसिपल ऑर्गन हैं वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यूएन के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। इसकी स्थापना 1946 में की जाती है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। आप देखेंगे इसके यदि मेंबर्स की हम लोग बात करें तो यूएन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से 45 को इनका मेंबर बनाया जाता है। इस कमीशन के वो मेंबर बनते हैं और एक बार जो मेंबर बन गया वो 4 ईयर टर्म के लिए बना रहता है। और ये 45 का भी पूरा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि 13 एशिया से बनेंगे, है ना, 13 एशिया से। और लैटिन अमेरिका के लिए भी नंबर फिक्स हैं। और एशिया में यदि हम बात करें तो 2021 से लेके 25 तक इंडिया भी इलेक्ट हुआ है एज द मेंबर ऑफ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ द वीमेन। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। यह लॉन्च किया गया है, जिसे हम शॉर्ट में स्पिन कहते हैं। इसे लॉन्च किया है इसरो ने। इसरो और सोशल अल्फा यह एक कंपनी है जो MOU साइन करते हैं और स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क की स्थापना करते हैं। यहाँ क्या किया जाएगा, तो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें हेल्प दी जाएगी सो दैट कि स्पेस टेक की कंपनियां हमारे यहाँ फ्लॉरिश कर सकें। 3 तरह के हेल्प उन्हें दिए जाएंगे, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन में।
या फिर उनको इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस एंड मोबिलिटी, और तीसरा जो कैटेगरी है एरोस्पेस मटेरियल्स, सेंसर्स एंड एवायोनिक्स, इन 3 फील्ड में सहयोग दिया जाएगा इस स्पिन के द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर इज फ्रॉम द एम्स। एम्स में आप देखेंगे एक साइबर अटैक हाल में हुआ था एंड द टारगेटेड सर्वर्स वेयर इन्फेक्टेड विथ 3 रैंसमवेयर्स, वमक्राई, मिमिकाज एंड ट्रोजन। और इनका रिस्पांस देने के लिए भारत की जो प्रीमियर साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस साइबर अटैक से लड़ने के लिए सर्टेन आया था। एम्स ने बोला था डीआरडीओ को भी कि भाई साहब आप भी हमारी मदद कीजिए। और नीचे आगे फोटो में दिखाया गया है कि रैंसमवेयर काम कैसे करते हैं। होता क्या असल में, कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में आ गया और उसके बाद आपके फाइल को वो लॉक कर देगा। लॉक कर दिया फिर बोलेगा कि भाई साहब पैसा दीजिए तो हम इसको रिलीज़ कर देंगे। तो एक तरह से ये आपको किडनैपिंग करके आपसे पैसा वसूलते हैं। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज़ फ्रॉम केनिया एंड साउथ अफ्रीका। इन दोनों ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसे आप जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव कहते हैं एंड दिस इनिशिएटिव इज़ टू एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो बस इतना याद रखना काफ़ी होगा कि जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया और पर्पस क्या था इसका। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। वर्ल्ड का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ लॉन्च किया है ईयू ने। ईयू में क्या होता था, पहले आप कोई भी जब पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री का जो कोई प्रोडक्ट है वो ईयू मार्केट में एंटर करता था तो वहाँ ये सवाल किया जाता था क्या यह प्रोडक्ट जो है ईयू के क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है। यदि कंप्लाई करता है देन वो डायरेक्टली ईयू मार्केट में एंटर करेगा विदाउट एनी टैरिफ। यदि नहीं कर रहा है कंप्लायंस तो उन्हें टैरिफ पे करना होता था। यह पहले बाहर के कंट्रीज़ के लिए था, नॉन ईयू कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल था। बट अभी क्या किया गया है, रिसेंटली जो ब्रुसेल्स में मीटिंग हुई थी उसमें यह तय किया गया कि यह कंप्लायंस मैकेनिज्म हम ईयू के कंट्रीज़ के लिए भी लागू करेंगे जिसमें टोटल 27 मेंबर्स हैं। उन कंट्रीज़ के लिए भी यह नियम लागू होगा कि यदि आप ईयू के क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे हैं तो आपको भी देना पड़ेगा जो टैरिफ है। यह देखिए यहाँ ग्राफिकली यह शो किया गया है। पहले जो कायदा कानून थे उसके तहत ईयू कंट्रीज़ को किसी तरह के भी टैरिफ पे करने की ज़रूरत नहीं होती थी। डायरेक्टली इनको माना ही जाता था कि ईयू क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स को ये मीट करते हैं और ईयू मार्केट को कहीं भी एसेस कर सकते थे। नॉन ईयू कंपनीज के सामने 2 ऑप्शन होते थे, आइदर दे कंप्लाई करते थे या फिर कंप्लाई नहीं करते थे। यदि कंप्लाई नहीं करते थे तो इनको कार्बन बॉर्डर टैक्स या टैरिफ देना होता था। लेकिन अब ईयू कंपनीज को भी यह दोनों स्टेप से गुजरने होंगे। पूछा जाएगा आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कर रहे हो तो ठीक है, आप बिना टैक्स दिए आगे बढ़ सकते हैं। बट यदि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे हैं तो आपको कार्बन बॉर्डर टैक्स देना पड़ेगा। और इंडिया का आप देखें तो इंडिया ने ऑफिशियली जो है इसे अपोज किया था एट COP27 इन इजिप्ट रिसेंटली। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द श्री अरविंद घोष। इंडिया में अभी इनका 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाएगा। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था एंड इन्हें पॉपुलरली हम योगी ऋषि अरविंद के नाम से भी जानते हैं। यह एक रिवॉल्यूशनरी थे, नेशनलिस्ट थे, पोएट थे, एजुकेशनिस्ट थे और साथ में एक फिलासफर भी थे। आप देखेंगे तो इनका एक न्यूज़पेपर था, एसोसिएटेड थे ये वंदे मातरम नाम के एक न्यूज़पेपर से, जिसमें पहली बार किसी पॉलिटिकल लीडर ने इस बात को रखा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें अपने देश के लिए। इनकी जो पहली फिलोसफिकल मैगजीन थी इसे आर्या के नाम से जाना जाता था और यह 1914 में पब्लिश हुई थी। इनके इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स की यदि हम बात करें तो द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी राइटिंग है। इनका डेथ दिसंबर 5, 1950 को होता है। आप देख सकते हैं भारत सरकार ने इनके रिस्पेक्ट में एक डाक टिकट भी जारी किया था। खबर है विजय दिवस के बारे में। हर साल हम लोग 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमने जीत हासिल की थी पाकिस्तान के ऊपर इन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। भारत के वेस्ट में वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट में ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन जब 1971 का वॉर होता है तो वह ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभर कर सामने आता है। और आप देखेंगे उस समय
93,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान जो थे आत्मसमर्पण किए थे, और ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। 1972 में इस लड़ाई के बाद ही शिमला एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें भारत की तरफ से मिसेज इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो थे। और यहाँ इन्होंने एग्री किया था कि हमारे बीच कोई भी जो डिफरेंस होगा ना, उसे हम बायलैटरल निगोशिएशन के द्वारा ही सुलझाएंगे। लड़ाई या युद्ध कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है हमारे डिफरेंसेस के लिए। 17 दिसंबर 1971 को जो सीज फायर हुआ था उसे इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पे एक्सेप्ट किया, और आगे जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन थे वह इसी एग्रीमेंट के तहत ही तय होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देखेंगे कि अक्सर शिमला समझौता को कोट किया जाता है न्यूज़ में कि भारत ने शिमला समझौते का उल्लंघन किया या पाकिस्तान ने शिमला समझौते का उल्लंघन किया। ऐसी बातें आप अक्सर सुनते रहते होंगे। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग ए टर्म। यह टर्म है डॉक्सिंग। हाल ही में यह टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ट्विटर ने अपने वेबसाइट पे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है, और इसके पीछे जो इन्होंने वजह दी है वह वजह बताया है कि यह डॉक्सिंग में इन्वॉल्व थे। डॉक्सिंग होता क्या है? तो डॉक्सिंग के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ बेसिकली रिवीलिंग ऑफ समवन इन्फॉर्मेशन, वह भी इंटीमेट इन्फॉर्मेशन, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो उनके सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं, और हरासमेंट ही इनका इंटेंट होता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, आप जानते हैं कि जो ट्विटर है, ट्विटर को ऑन करते हैं अभी एलॉन मस्क, और एलॉन मस्क के जो बेटे थे, जो सन थे, वह कहीं ट्रैवल कर रहे थे कार से, और कुछ जर्नलिस्ट ने इनका जो लाइव लोकेशन है वह रिवील कर दिया था ट्विटर के ऊपर। रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है 9 न्यू प्रोडक्ट्स को, और इसके साथ ही भारत में यदि बात करें जीआई टैग्ड प्रोडक्ट की तो इनकी संख्या 432 हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट जो हैं वह कर्नाटका में है, और उसके बाद इनकी संख्या तमिलनाडु में है। जीआई टैग जो दिया जाता है वह एक एक्ट के तहत दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसी एक्ट के तहत जीआई टैग दिए जाते हैं। हम यदि बात करें 9 न्यू प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा तो आप देखेंगे कि केरला के ही 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। एक प्रोडक्ट है असम से, एक महाराष्ट्र, तेलंगाना और एक लद्दाख से। ये जो लद्दाख का रक्से कार्पो एप्रिकॉट है, यह पहला प्रोडक्ट होगा जिसे लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एक जीआई टैग दिया गया हो, या फिर हम कह सकते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी का यह पहला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। असम के जो मोस्ट फेमस असमीज गमूछा जो हैं, या फिर इनको आप गमूसा भी बोलते हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। पीएम मोदी अक्सर इसका प्रमोशन करते हैं। महाराष्ट्र से अलीबाग के वाइट ओनियन को जीआई टैग दिया गया है, और तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है। बाकी जो केरला के ये 5 प्रोडक्ट्स हैं इनको भी आप देख सकते हैं, बट एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लद्दाख का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट, असम हो गया, और उसके बाद ये महाराष्ट्र का वाइट ओनियन। नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द गोंड ट्राइब एंड हटी कम्युनिटी। रिसेंटली लोकसभा में एक मोशन मूव कराया गया था टू इंक्लूड द हटी कम्युनिटी ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करने के लिए यह मोशन पास कराया गया था। लेकिन राज्यसभा में एक बिल लाया गया है टू इंक्लूड गोंड कम्युनिटी इन एसटी लिस्ट इन द 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। गोंड ट्राइब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया, एंड इंडिया के यदि मोस्ट पॉपुलर ट्राइबल ग्रुप की यदि हम बात करें तो वह है भील कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। हम अब देख लेते हैं हट्टी कम्युनिटी के बारे में। हट्टी कम्युनिटी को आप देखेंगे तो यह मोस्टली हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पाया जाता है, एंड दिस कम्युनिटी इज नेम्ड आफ्टर देयर एज ओल्ड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। स्मॉल मार्केट जो हुआ करते थे ना, जिनको हाट बोलते थे, उन हाट में जाके ये अपने होम ग्रोन क्रॉप्स जो हैं उनको बेचा करते थे, इसलिए इनको हट्टी कम्युनिटी कहा गया। और ये पिछले लगभग 50 से ऊपर वर्षों से, 55 साल से डिमांड कर रहे थे कि हमें एसटी लिस्ट में ले जाओ, और अब जाके इनके डिमांड के ऊपर काम होना शुरू हुआ है। इनका जो मुख्य पेशा है वह है एनिमल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर एंड खुम्बली इनका ट्रेडिशनल काउंसिल है, जबकि वहाँ पंचायती राज सिस्टम की स्थापना हो चुकी है,
बट स्टिल ये अपने ट्रेडिशनल काउंसिल को स्टिल फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के मैप में आपको यहाँ सिरमौर यह जिला दिख रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द स्पोर्ट्स। पीटी उषा पहली विमेन प्रेसिडेंट होंगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। 95 ईयर्स की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई विमेन जो है हेड करेगी इस एसोसिएशन को। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे होता है एंड इसे रिकॉग्नाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड दिस इज द लोगो ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड इनको पयोली एक्सप्रेस के भी नाम से जाना जाता है। ये एक फैक्ट है, ध्यान रखना है। यह ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट जो कि हेड करने वाली है। That's all for today. We will see you tomorrow. Thank you so much.